Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Student. Myself Naveen. तो हम लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि भाई डेंटिनेशन किस टाइप का है और बेसिक डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, और हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि भाई टीथ कितने टाइप के हैं ह्यूमन के अंदर और अरेंजमेंट कैसी है उनकी। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ओरल कैविटी के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने भाई मस्कुलर ऑर्गन जिसका नाम टंग है, जो कि आपके ओरल कैविटी या मेरे ओरल कैविटी में, सबके ओरल कैविटी में सिचुएटेड है। तो बाइफ्रेनुलम वो अटैच है, एक पतली झिल्ली जिसको फ्रेनुलम बोल रहे हैं। ये सब कुछ हमने कवर कर लिया था। तो हम आ रहे गए थे हमारे लगभग इसके ऊपर ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो मैंने आपको बताया था कि भाई चलो मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि भाई कॉमन ओपनिंग होती है तो इसको हम फेरिंक्स बोलते हैं। इसके ऊपर कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, वो प्रिवेंट करता है। ये आपकी विंड पाइप है। तो आप देख सकते हो कहाँ लोकेटेड है, ये कहाँ, तो इसोफेगस कहाँ लोकेटेड आपकी पोस्टीरियर रीजन के ऊपर। पोस्टीरियर ऐसे देखोगे इसको तो पोस्टीरियर रीजन आगे लंग्स, तो ये पोस्टीरियर रीजन पे लोकेटेड है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और एक लॉन्ग थिन ट्यूब है, यहाँ पर एक स्पिंचर लगा हुआ है जिसको कहते हैं भाई गैस्ट्रो ईशियोफेजियल स्पिंचर। गैस्ट्रो मतलब भाई आपका गैस्ट्रिक जहाँ जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि आपका HCl प्लस एंजाइम्स प्लस बाइकार्बोनेट प्लस म्यूकस, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। और इसके अंदर रूकेज भी होते हैं, फोल्डिंग जिनको बोलते हैं, इनर फोल्डिंग रूकेज, तो ये भी यहाँ पाए जाते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये एक थोड़ा सा आपका J शेप स्ट्रक्चर है। इसके बाद C शेप स्ट्रक्चर है जिसको भाई हम ड्यूडेनम बोल रहे हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ड्यूडेनम, फिर जेजुनम शुरू होती है, उसके बाद इलियम। तो ये 3 पार्ट होते हैं। फिर आपकी भाई लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है जिसके भी जो पार्ट हैं, एक तो कोलोन है, एक उसके पास भाई रेक्टम है, ये इसके पार्ट हैं। तो जो कोलोन है वो कैसी है भाई, ऊपर तरफ जा रही है तो इसको बोलते हैं भाई ट्रांसवर्स कोलोन, सॉरी असेंडिंग कोलोन, यानी कि फूड पार्टिकल ऐसे चल रहा है, फूड पार्टिकल हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो यानी कि ट्रांसवर्स कोलोन, और नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग कोलोन। और सिग्मोइड यानी कि जो लास्ट में मुड़ी सी हुई है आपको दिखाई दे रही है सिग्मोइड, और रेक्टम जहाँ पे फिकल मैटर स्टोर होता है टेम्परेरी रूप से, और आफ्टर दैट वो रिलीज होता है। तो ये कंप्लीट आपकी मैंने एक बार आपको एनालाइज करवा दिया कि कैसे क्या सिस्टम है। अब हम चलते हैं। तो ड्यूरिंग स्वोलिंग, निगलते वक्त, इसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विथ एक्सटेंड पोस्टेरियरली, कहाँ पर, पोस्टेरियर पीछे की तरफ, पासिंग थ्रू द नेक, नेक में थोरेक्स, पहले थोरेक्स निकलेगी, नेक से निकल के फिर आगे थोरेक्स में, थोरेक्स से डायफ्राम, तो 3 जगह आपसे वो पूछेगा। तो क्या पूछेगा कि भाई इन तीनों ऑप्शन देख के चौथा ऑप्शन डाल देगा कि वहाँ कहाँ से पास नहीं करती। तो आपको याद होना चाहिए कहाँ कहाँ से पास करती है, नेक, थोरेक्स और डायफ्राम, 3 रीजन से पास होते हुए। J से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मैंने आपको बताया है, यानी कि आपका ये, इसको रब करके दोबारा बता देते हैं, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं भाई स्टमक, इसको हम स्टमक कहते हैं। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डिक, बॉडी, पाइलोरिक। बॉडी सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसोफेगस की ओपनिंग कहाँ होती है, कार्डिक पार्ट में होती है। आप देख सकते हो डायरेक्ट कार्डिक पार्ट में ओपनिंग हो रही है। और सबसे ऊपर होता है फंडस पार्ट। तो सबसे ऊपर क्या आएगा, फंडस पार्ट, आफ्टर दैट बाई कार्डिक, आफ्टर दैट बॉडी, एंड लास्ट इज पाइलोरिक। FCPB ये इस तरह से सीरीज में है लोकेटेड। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इस तरह से आपको मिलेंगे। तो ये पोर्शन है कैसे भाई, बॉडी के अंदर तो सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट हो गया। कार्डिक पार्ट वो पार्ट है जहाँ पर आपका फूड पहली बार एंटर करता है। फंडस यहाँ पे आपकी गैसियस जो गैस रिलीज होती हैं ड्यूरिंग चर्निंग और मूवमेंट के दौरान, HCl जब उन फूड के ऊपर जाएगा तो भाई कुछ गैस प्रोड्यूस करेगी, तो वो गैस यहाँ स्टोर हो जाती हैं टेम्परेरी, और आफ्टर दैट रिलीज होती हैं। और पाइलोरिक लास्ट पार्ट होता है जहाँ से अब वो एंटर करेगा ड्यूडेनम के अंदर, तो इसको पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। तो ये मैंने बेसिक आपको बताया। अब हम चलते हैं, स्टमक के अंदर पहुंचेगा मस्कुलर स्पिंचर, यानी कि आप इस पे ध्यान दें क्या स्पिंचर है, मस्कुलर स्पिंचर क्या होता है पहले तो ये देखें। स्पिंचर का मतलब होता है बेसिकली कि एक ऐसा ढक्कन है, फ्लैप अलग होता है, स्पिंचर मतलब ऐसा होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सकता है।
इस टाइप का, थोड़ी सी भाई मेरे डायग्राम थोड़े से वीक हैं तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। इस टाइप का कुछ पिंचर है कि यहाँ से एंटर कर जाए सब्सटेंस और ऊपर ना आ पाए। तो एक बार एंटर कर गया तो ऊपर ना आ पाए, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्पिंचर से बैक फ्लो हो जाता है, जैसे कि आपकी वोमिटिंग होती है। तो ज़्यादातर वो जो वोमिटिंग होती है वो आपके फंडस पार्ट से नीचे जो अपने पार्ट आता है कार्डियक और बॉडी, इन पार्ट से ही लगभग फूड वापस आ जाता है। पाइलोरिक पार्ट के अंदर नहीं पहुंच पाता है, उसके वहाँ पहुँच जाता है तो आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आगे बताएंगे कैसे क्या सिस्टम होता है। तो आप ये देखिए कैसा स्पिंचर है, गैस्ट्रोइस्टोफेजियल, यानी कि किस किस है। ऊपर से तो कि भाई इसोफेगस आ गई ये पार्ट, और नीचे आपका जो गैस्ट यानी कि आपका स्टमक पार्ट है वहाँ से इनटू द स्टमक के अंदर आएगा। लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट। अब स्टमक कहाँ लोकेटेड है, आप ये ना अपने सपोज करिए कि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है तो लॉन्ग थिन ट्यूब है, उसको आप 4 भागों में बांटें तो आपको क्या मिलेगा भाई, एक तो अपर रीजन, एक आपका लोअर रीजन। तो अपर रीजन लेफ्ट और ये राइट मानता हूँ। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपका कहीं लोकेटेड है स्टमक, इस तरफ आपका लोकेटेड होता है लीवर, और इस तरफ आपका लोकेटेड होते हैं भाई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह सब यहाँ लोकेटेड होती हैं। तो ये कैसा है, अपर लेफ्ट पोर्शन, इसको याद रखिएगा। पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी हैज़ 4 मेजर पार्ट, 4 बड़े पार्ट हैं। कार्डिक पोर्शन इनटू विच इसोफेगस ओपन, ये याद रखिए कहाँ ओपन होती है, कार्डिक पार्ट में। फंडस रीजन होता है उसके ऊपर वाला। बॉडी मेन सेंट्रल रीजन, अब ये देखिए कैसे बॉडी क्या है, मेन सेंट्रल रीजन। एंड पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि पाइलोरिक कहाँ ओपन होगा, ड्यूडेनम के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 रीजन में बताया, जब मैंने पिछले आपको रीजन कहा। तो पहला सी शेप ड्यूडेनम, ये बहुत ही शॉर्ट होता है, सबसे शॉर्ट होता है ये। ए लॉन्ग, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैसे लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली कोइल्ड। अब पूछे कि दोनों में अंतर क्या है भाई, देखो लॉन्ग कोइल्ड का मतलब क्या होता है, जब आपने ऐसे लेके कोइल्ड कर दी तो इसको कहेंगे लॉन्ग कोइल्ड। और हाईली कोइल्ड का अंतर होता है भाई आपने लॉन्ग भी है उसके बाद अपर पे भी लोकेटेड है, यानी कि वो कुछ इस प्रकार से कोइल्ड हो गई तो उसको कहते हैं हाईली कोइल्ड। और लॉन्ग कोइल्ड का मतलब लंबी और घूमी हुई, इसको कहेंगे लॉन्ग कोइल्ड। तो द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के अंदर कैसे गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंचर। अगेन स्पिंचर है तो मसल्स का पाइलोरिक स्पिंचर, यानी कि ये अपर वाले पार्ट आपका पाइलोरिक और नीचे वाला ड्यूडेनम, ये दोनों पार्ट हैं तो वहाँ पे ओपन होते हैं, तो इसको कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। फिर इसके बाद इलियम होती है जो कि यहाँ पे भी लिखी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ पाइलोरिक स्पिंचर ये थ्रू इलियम में ओपन होता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन जो आपकी इलियम है तो इलियम से एंटर करता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे एंटर करता है, तो यहाँ पे एक वर्मीफोर्स अपेंडिक्स भी पाया जाता है। ये पहले फंक्शनल था उनकी, हमारे जानवरों के अंदर आज भी फंक्शनल है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ सेलुलोज करते हैं, पर हमारे अंदर सेलुलोज पचा नहीं सकते तो वो कोई काम का नहीं है। पर कभी कभी ये वर्क फंक्शन में आ जाता है तो इसको रिमूव करना पड़ जाता है, जिसको कहते हैं भाई आपके वर्मीफोर्स अपेंडिक्स का, जिसको पेन कहते हैं भाई वो हो गया। तो उसके बाद कहते हैं डॉक्टर जैसे इसको कट लगा देते हैं और सिंपल इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो इसके बाद क्या है, सिक्कम कोलोन रेक्टम, 3 पार्ट हो गए। सिक्कम क्या है, सिक्कम इसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक। अभी ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होगा, स्मॉल है, ब्लाइंड है, सैक है। आप इसको ना एक थैली से थोड़ा सा आप ऐसा सोचिए कि आपके पास कोई कपड़े की थैली है पर उसका छोटा सा पोर्शन बाहर निकला हुआ है। दो छोटा सा पोर्शन, मान लीजिए आपके कोई कपड़े की थैली है तो नॉर्मली ऐसी होती है, पर ये मान लीजिए कोई छोटा सा पार्ट ऐसे बाहर निकला हुआ है, छोटा सा पार्ट है बिल्कुल, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड सैक। यानी कि ऐसा सैक है जहाँ पे कुछ आता जाता नहीं है, इतने सब्सटेंस वहाँ आ जाते नहीं है, क्योंकि जो सब्सटेंस होगा मेन वो यहीं रह जाएगा, इस पार्ट में तो आएगा नहीं इतना। तो इसको क्या कहेंगे, ब्लाइंड सैक टाइप है, जो कि रखता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे भाई, जैसे ई कोलाई है, ये बैक्टीरिया है, और इस टाइप के कई बैक्टीरिया ये हमारे पास रखते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। विटामिन B12 और डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन भी वो बनाते रहते हैं। थोड़ा सा कंडेंस हो गया, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। तो इस प्रकार के वो बनाते रहते हैं, तो उसको वहाँ रहते हैं। तो आपसे अगर कोई ये पूछेगा कि भाई ब्लाइंड सैक क्या है और वो किसका पोर्शन का पार्ट है, तो आप उसको बताएंगे आराम से कि वो किसका पार्ट है। वो ओपनिंग के दौरान होता है, जो सिक्कम होता है उसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं, और वो अपने पास
कुछ होस्ट ऑर्गेनिज्म रखता है। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ये सिम्बायोटिक मतलब क्या है कि उनको तो खाने को मिल जाता है ना, सॉरी, उनको तो रहने की जगह मिल जाती है और उसके बदले में वो हमें कुछ ऐसा सब्सटेंस देते हैं या ऐसा कुछ मॉलिक्यूल देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गई। ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन कॉल्ड वर्मीफोर्स अपेंडिक्स, मैंने आपको पहले बताया। इट इज़ ए वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि पहले जो हमारे काम करती थी बट आज ये काम नहीं है। अराइज फ्रॉम द सिक्कम, यानी कि सिक्कम से निकलती हुई है। सॉरी, यहीं डायग्राम में ऊपर देखना पड़ेगा मैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए, आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि ये हो गया आपका सिक्कम पार्ट, ये छोटा सा, क्योंकि फूड यहाँ चलेगा, ये आपका सिक्कम पार्ट हो गया। और यहाँ छोटा सा लोकेटेड है आपका वर्मीफोर्स अपेंडिक्स। तो ये लोकेशन है, कहाँ पे लोकेशन, बिल्कुल स्टार्टिंग पे, एट द स्टार्ट पॉइंट, जो स्टार्ट पॉइंट है वहीं इसकी लोकेशन है। और इसके जस्ट ऊपर लोकेटेड क्या है आपका, सिक्कम लोकेटेड है। इसको क्या कहते हैं भाई, ब्लाइंड सैक। आई होप आप अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपको अच्छे से बता दिया है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, ओपन इनटू कोलोन, उससे ऊपर कोलोन रीजन आ जाएगा। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट। पहले असेंडिंग ऐसे चली, ट्रांसवर्स ऐसे चली, डिसेंडिंग ऐसे चली, सिग्मोइड थोड़ी मुड़ गई, ये मुड़ गई तो इसको क्या कहेंगे, सिग्मोइड। तो आपको बता दिया है कि 4 प्रकार कौन कौन सी हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। ATM बोलते हैं ना किसी को, तो आप इसको याद रखिएगा, ATD और लास्ट में सिग्मोइड, ATD। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम, यानी कि ये डिसेंडिंग पार्ट किस में ओपन होगा, रेक्टम के अंदर। विच ओपन आउट थ्रू द एनस, यानी कि जो लास्ट पार्ट होगा इसको क्या कहेंगे हम, रेक्टम, और जो ओपनिंग होगी इसको क्या कहेंगे, एनस। तो थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं पहले भाई, एक बार रब करना ज़रूरी है ताकि पेज खाली रहे। तो ये हो गया है विच ओपन आउट थ्रू द एनस। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, देखिए अब यहाँ से शुरू जो होगा ना आपका, इसको कहेंगे हम अभी तक हमने देखा कि भाई लोकेशंस क्या हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। अब हम क्या करेंगे, हर पार्ट है तो पार्ट के अंदर जाएंगे, अब उसको जूम आउट करेंगे पार्ट को। और जब पार्ट को जूम आउट करेंगे तो देखेंगे कि भाई कैसी क्या क्या लेयर हैं, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट हैं, मसल्स कैसी लगी हुई हैं, अरेंजमेंट कैसी हुई है। तो अब इनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक जो क्वेश्चन आएगा वो अपर पार्ट से आ सकता है, पर इस पार्ट से तो क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं, लगभग हर साल इस पार्ट से कोई ना क्वेश्चन ज़रूर आएगा क्या, इन द सेंस आते ही रहते हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द इसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर, 4 लेयर। कितनी लेयर है भाई, 4 लेयर। बाहर निकाल के लिखेंगे हर चीज़ को, नेमली सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। मैं चलो आपको पहले बता देता हूँ भाई। सबसे पहले होता है इनसाइड से देखते हैं हम, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड। तो इनसाइड से सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी आपकी म्यूकस लेयर, उसके बाद म्यूकस के बाद आपको मिलेगी सब म्यूकोसा लेयर, यानी कि म्यूकस लेयर, फिर आपको सब म्यूकोसा लेयर, इसके बाद आपको मिलेगी मस्कुलरिस लेयर, और आफ्टर दैट आपको मिलेगी एक सबसे आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं सिरोसा। सिरोसा तो भाई कुछ नहीं है, देखो सिरोसा को आप ऐसे मान ली थिन पॉलीथिन लाइक स्ट्रक्चर है, एक झिल्ली सी है, एक झिल्ली आप समझ गए होंगे जैसे पानी के ऊपर झिल्लियाँ जाती हैं, तो ऐसी झिल्ली सी है पतली सी, जो कि बस आउटर कवरिंग है कि भाई एलिमेंट्री कैनाल सेपरेट आउटर है पूरी बॉडी से, तो इसकी झिल्ली बनाई हुई है चारों तरफ जो घूमी हुई है। तो आप ये मानिए कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल है ये, तो इसकी आउटर तरफ जो ये लगी हुई है ये झिल्ली सी, इसको हम क्या कहते हैं, सिरोसा। फिर इसके बाद आती है मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस 2 पार्ट में डिवाइड की गई है बेसिकली हमारे यहाँ के ऊपर भाई, एक सर्कुलर मसल्स के ऊपर और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब ये सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल क्यों है, देखो जो लॉन्गिट्यूडनल जो मसल होती हैं, ये सर्कुलर मसल मानिए लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो मूवमेंट जो होती है ना आपकी, जैसे कि भाई फूड पार्टिकल को अप एंड डाउन करना है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, अब फूड पार्टिकल को इधर उधर करना है
तो सर्कुलर मसल, तो ताकि फूड पार्टिकल की पूरी तरह से मूवमेंट हो पाए। तो इस कारण हम क्या करते हैं, उस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ देखने को मिलती है? ये मूवमेंट देखने को मिलेगी आपकी इस पार्ट के अंदर, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी मूवमेंट देखने मिलेगी। तो ये वहाँ ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जबकि आपकी ईसोफेगस है, मूवमेंट वहाँ भी होती है, और वो मूवमेंट थोड़ी सी इस टाइप की होती है, सांप लाइक स्ट्रक्चर की मूवमेंट। यहाँ बोलस आ गया, फिर यहाँ आ गया बोलस, यहाँ गया, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं उसको, यानी कि सांप की तरह जो मूव करता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। जैसे कि पहले बोलस यहाँ आ गया, अब ये बिछी हुई है, तो यहाँ जब बोलस जाएगा तो यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगी, और यहाँ से बिल्कुल ऐसे नॉर्मल अगेन यहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से मूवमेंट दिखाता है ये। छोड़ो, मैंने पहले पेरिस्टालिस मूवमेंट भी आपको बता दिया साथ के साथ। तो अब हम चलते हैं लाइन टू लाइन। मैंने चारों आपको बता दिया है क्या क्या लेयर हैं। अब लेयर को हम ध्यान से पढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। सीरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, सीरोसा भाई ठीक है, एंड इज़ मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ें उनको मैं लिख रहा हूँ यहाँ, किसकी है? विसरल ऑर्गन, एक तो ये याद रखिएगा, विसरल ऑर्गन है, ठीक है भाई, हमने याद रख दी। कैसी है? मेसोथीलियम। अब आप पूछो भाई ये मेसोथीलियम, ये मेसोथीलियम है क्या? थीलियम का मतलब होता है ऐसा टिश्यू जो कि आउटर सरफेस पे, जैसे कि आपकी एपिडर्मिस वगैरह होती हैं, ये थीलियम है, यानी कि ये कवरिंग टाइप प्रोवाइड करती है। मिजो मतलब क्या है? बीच में लोकेटेड है, मिजो मतलब बीच में। तो ये मेसोथीलियम की बनी हुई है विद सम कनेक्टिव टिश्यू, इसके साथ कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं ताकि इसको मेंटेन कर पाएँ। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकते हैं। और भाई मैं आपको अच्छी तरह से बताने लगूँ तो फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा, वो आपको कोई काम का है नहीं। कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, फिर इसके अंदर फैट की भी कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, फिर मैं आपको बताऊँ कि जैसे एक्टिन और डायोसिन फिलामेंट होते हैं, ECF का पार्ट होता है, फिर ऐसे डाइमर नहीं, वो छोड़ो, ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे फिर, छोड़ो इन पार्ट को, भूल जाओ भाई, मैंने जो बताया उसको भूल जाओ। अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं सीरोसा, किसकी है? मेसोथीलियम की बनी हुई है, विसरल ऑर्गन है। चलो, मस्कुलरिस इज़ फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल। अब मस्कुलरिस किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल। आपको पता है 3 टाइप की मसल होती हैं, वो आगे हम फिर पढ़ेंगे। और स्मूथ मसल है जो कि इसको कहते हैं कि ये इनवॉलंटरी मसल होते हैं, यानी कि आपके ब्रेन की पावर जो इसको कंट्रोल करती है, बट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सोचो कि फूड पार्टिकल रुक जाए, पचे ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो चलेगा, वो मोमेंट वो चले ही गई। आपका उस पर कोई हक नहीं, हक कह रहा अधिकार नहीं है आपकी ब्रेन का कि उसको रोक दे, मतलब आपकी विल पावर नहीं है उस पर। स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज इनटू द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इनर कैसी हैं? सर्कुलर, और बाहर कैसी हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये सीरोसा, ये मस्कुलरिस हो गई, ये सीरोसा हो गई, ये स्मूथ मसल की बनी हुई है, ये मेसोथीलियम की बनी हुई है। एन ओब्लिक मसल्स लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन। अब ये याद रखिए, इसने लिख दिया कि ओब्लिक मसल, यानी कि इस प्रकार की कोई मसल्स, इनको कहते हैं ओब्लिक मसल। तो ये ओब्लिक मसल्स भी कुछ पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। किस पार्ट में प्रेजेंट होती है? वहाँ प्रेजेंट होती है जहाँ हाई मूवमेंट की जरूरत होती है, जहाँ मूवमेंट की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है, उसको कहते हैं, वहाँ यूज़ होते हैं ये आपकी ओब्लिक मसल्स। इसके बाद आती है भाई द सब म्यूकोजल लेयर फॉर्म बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए, इसको रब करते हैं पहले। इसके बाद क्या कहता है, आपकी आती है सब म्यूकोसा लेयर। अब सब म्यूकोसा लेयर किसकी बनी हुई है? इसके पास कुछ टिश्यू पड़े हैं, कैसा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके पास क्या आ रही है? इसके पास ब्लड की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है। तो इसके पास क्या आ रही होंगी? इसके पास भाई वेंस, आर्टरी ये आ रही होंगी। इसके पास लिम्फ है, लिम्फेटिक फ्लूइड भी है जो कि मिडल मैन का काम करता है, वेसल्स ये आती हैं। तो ये हो गए। इसके बाद आता है कि म्यूकोसा लेयर। इन ड्यूडेनम ग्लैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा लेयर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पर्टिकुलर ड्यूडेनम जो होता है ना, वो है ना एक मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप, मानिए कॉम्प्लेक्स इन द सेंस वो बहुत से एंजाइम रिलीज करता है सेल्फ से।
जिसको हम कहते हैं भाई फ्लूइड होता है वो, और फ्लूइड का जूस बोलते हैं उसको, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, या सक्कस एंटेरिकस भी उसको बोल देते हैं। तो वो होता है, तो वो जो सीक्रेशन होती है ना, तो वहाँ जो ग्लैंड होती हैं वहाँ, और वो ग्लैंड जो होते हैं वहाँ लोकेटेड होते हैं आपकी सबम्यूकोसा लेयर के अंदर। किसके अंदर? ड्यूडेनम पार्ट में। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल म्यूकोसा, अंदर तरफ आपकी म्यूकोसल लेयर लगी हुई है, म्यूकोसा की लेयर है। दिस लेयर फॉर्म द इरेगुलर फोल्ड, ये इरेगुलर फोल्ड्स हैं जिसको हम कहते हैं रुगे। तो ये क्या काम करेंगे? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, जो आपका सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देंगे। स्टमक के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं कॉल्ड विलियाई, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे कि ये कुछ ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? विलाई। तो ये विलाई क्या होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। दीज सेल लाइन द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोप। देखो अब होती क्या है, अगले पार्ट के अंदर अच्छे से बता रखा है विलाई वगैरह। अब आप देख सकते हैं विलाई के अंदर क्या क्या है। देखो ये हो गया आर्टरी, वेन, और ये लिम्फेटिक वेसल। तो अब क्या होगा, जब भी कोई फूड पार्टिकल आएगा इसके अंदर आएगा, वो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, फिर यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा और चला जाएगा। फिर अगर ऑक्सीजन आनी होगी यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी और फिर बाहर जाएगी। तो ऐसे काम करेगा। और लिम्फ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फैट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना भाई, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ब्लड के अंदर H2 है और फैट H2 के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती डायरेक्ट। तो वो क्या करते हैं कि कुछ जो है ना वो इसके अंदर एंट्री करते हैं, पर ऐसे फैट है, वो आगे कहानी है उसको आगे बताएंगे। तो फैट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी ये होना, जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेस यानी कि लेटिसल, जो ये होते हैं जो कि कैरी करते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड को। तो आउटर लेयर होगी सिरोसा, फिर सर्कुलर मसल हो गई, आफ्टर दैट लॉन्गिट्यूडनल, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा यानी कि इरेगुलर फोल्ड। प्रोजेक्शन कॉल्ड द माइक्रोविलाई गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। किसके अंदर भाई? अब ये देखो कैसी है, ब्रश बॉर्डर यानी कि टूथ ब्रश की ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस हो गई ऐसी। तो ये क्या है? माइक्रोविलाई है, यानी कि विलाई ऐसी हो गई। अब इसके ऊपर ऐसा, ये एक विलाई यानी कि विलस, और इसके ऊपर माइक्रो विलाई। तो ये कैसे होगी? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस हो गई। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया एनॉर्मसली। मतलब देखो जितना होना था उतना तो है, उसके बाद भी बढ़ाने के लिए एरिया इसको माइक्रोविलाई बनाई है। मान लीजिए माइक्रोविलाई इसके ऊपर ऐसे ऐसे अटैच कर दूँ, तो ये क्या होगी? माइक्रोविलाई। विलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लेटिसल। जो लिम्फ वेसल उसको क्या कहेंगे? लेटिसल। और ये कैसी हैं? इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर कैपिलरीज हैं, आर्टरी है, वेन है, और क्रिप्ट मतलब क्रिप्ट ऑफ लिबर खून होती हैं वो पर्टिकुलर बताएंगे आपको क्रिप्ट ऑफ लिबर खून क्या चीज़ है। तो म्यूकस एपिथेलियम हैज़ गोबलेट सेल। कैसे, कौन सेल है भाई? गोबलेट। ये याद रखना, जो हम बाहर निकाल समझा रहा हूँ वो हर चीज़ को याद रखना है। ये कैसे हैं? गोबलेट सेल है। अब गोबलेट सेल क्या होता है इसको बताते हैं। सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन, यानी कि ये म्यूकस सीक्रेट करेंगे। और म्यूकस क्यों सीक्रेट करेंगे? ताकि ल्यूब्रिकेट रहे। और ल्यूब्रिकेट की जरूरी है, जब तक ल्यूब्रिकेट नहीं होगा तब तक मूवमेंट नहीं होगी। जब ल्यूब्रिकेशन हो जाएगी तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, और मूवमेंट ज़्यादा होगा फ्रिक्शन कम होगा, तो डैमेज के चांस लेस हो जाएंगे। तो इस वजह से म्यूकस सीक्रेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। और म्यूकस ऑल्सो फॉर्म बाय द ग्लैंड इन द स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं जो कि ये म्यूकस बनाते रहते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई इसके पास, और भी होते हैं। क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई, इन बेस की विलाई में क्या है? क्रिप्ट्स। ये दिखा रखा भाई क्रिप्ट्स, इसको रब कर देता हूँ। तो ये जो है क्रिप्ट्स हैं बेसिकली। तो ये है क्या? इसको कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबर खून। ये पर्टिकुलरली कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज़ कर देते हैं। या मैं आपको आगे जब आप इन द सेंस MBBS करोगे या BSc करोगे या कुछ भी आगे आप बायो के अंदर स्टडी करोगे और मन फीस पढ़ोगे,
वहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा कि क्रिप्स ऑफ लिबर खून काम क्या करते हैं। मैं अभी आपको फिलहाल इतना बता देता हूँ कि कुछ हार्मोन्स वगैरह होते हैं, उनको सीक्रेट करते हैं, कुछ एंजाइम वगैरह भी काम करते हैं इसके अंदर। तो आपके लिए इतना ही बहुत है, ज़्यादा इसके अंदर याद रखने, बस इतना याद रख लीजिए कि क्रिप्स ऑफ लिबर खून है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। अब ये याद रखिएगा। अगर आपसे कोई कहते कि भाई ये क्रिप्ट ऑफ लिबर खून स्टमक के अंदर है, नहीं, क्रिप्ट ऑफ लिबर खून आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं, ये हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हैं। और पर्टिकुलर बात करें तो ड्यूडेनम। तो ऑल 4 लेयर आर शोन इन मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। बिल्कुल भाई, कहीं पर कोई है, कहीं पर कोई है, और मॉडिफिकेशन है। प्रेजेंट चारों हैं बट मॉडिफिकेशन अलग अलग इनकी हुई है, नो डाउट। हाँ सर, यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो मैं सोच रहा हूँ डाइजेशन ऑफ फूड से पहले आज कंप्लीट कर ही लेते हैं, फिर डाइजेशन ऑफ फूड नेक्स्ट उसके अंदर कवर कर लेंगे। और जल्दी से इसको चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा मतलब इतना डीप भी नहीं है, आगे थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर जो काम किए हैं बातें वो आएंगी। तो अभी तक मैंने बताया, आप उनको याद रखिएगा। देखो, डाइजेशन ऑफ यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड आ गई, यानी कि कुछ ऐसे आपके पास ग्लैंड है। ग्लैंड क्या है? मॉडिफाइड सेल होती हैं जो कि सीक्रेट करती हैं कुछ पर्टिकुलर केमिकल, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड सेलुलर भी हो सकता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ये आपको भाई टिश्यू चैप्टर उसके अंदर अच्छे से बताऊंगा कि मल्टी सेलुलर ग्लैंड जैसे को आपके गोबलेट ग्लैंड हो जाते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं, आपके कुछ प्रोटीन से ग्लैंड होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड कैसा ग्लैंड है, सब कुछ बताएंगे। वो पर्टिकुलर ग्लैंड के ऊपर है पूरा का पूरा। तो आप फिलहाल देखिए, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड है एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में एसोसिएट है। पहला आता भाई सलेवरी ग्लैंड सॉरी। तो सलेवरी ग्लैंड मैं आपको बता देता हूँ। पहले सलेवरी ग्लैंड लोकेशन दिखा देते हैं भाई पहले आपको, बिना लोकेशन के क्या फ़ायदा। पहले रब करते हैं, इसके बाद आपको ग्रीन पेन लिख के बताते हैं। देखिए भाई, ये आपका माउथ हो गया। माउथ के अंदर 3 ग्लैंड लोकेटेड हैं, 3 ग्लैंड सलेवरी के, और ये कैसे पेयर में है, यानी कि एक दूसरे के पेयर है। अब देखिए, एक तो नीचे हो गया, एक बिल्कुल ऊपर हो गया, और एक हो गया चिक। तो 3 हो गए, तीनों पेयर में। इसको कहते हैं सब मैक्सिबुला, सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर ऊपर वाला पार्ट, ना सॉरी, मैक्सिला ऊपर वाला पार्ट और मैंडिबुलर नीचे वाला पार्ट वो बोलते हैं। यानी कि जो लाइन नीचे हो गया, एक आपका जो ये पैलेट है जिसको आप टच करके देख सकते हो, जीभ के आप टंग का यूज़ करें और पैलेट को टच करें, तो इसके ऊपर लोकेटेड है आपका एक ग्लैंड। तो वही ग्लैंड हो गया। और आपके दोनों चिक के अंदर लोकेटेड है, एक इस चिक के अंदर, एक उस चिक के अंदर, तो दोनों वहाँ लोकेटेड हो गया। और जो ये है तो टंग के नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे? सब लिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल यानी कि टंग, टंग के नीचे लिंगुअल। सब मैक्सिलरी ग्लैंड यानी कि मैक्सिला के जो लोकेटेड है वहाँ। फिर आपका बच गया पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि ऊपर जो लोकेटेड है पैरोटिड ग्लैंड, चिक ग्लैंड। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 3 ग्लैंड कहाँ कहाँ की लोकेशन है इनकी, और किस हिसाब से इनको नाम दिया गया है। बाकी हम आगे देखते हैं आपके पर्टिकुलर, यहाँ पर हर एक पॉइंट को बताया गया है। तो सलेवरी ग्लैंड लोकेटेड है, और लीवर एक पर्टिकुलर लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं इसको। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1.5 किलो का वेट होता है इसके अंदर। तो सबसे बड़ी ग्लैंड भी है, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अभी क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पास ग्लैंड है सलेवरी ग्लैंड, लीवर का, पैनक्रियाज, ये कुछ ग्लैंड हैं। इसको कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, इसको बिग ग्लैंड बोलते हैं बॉडी का। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा, यानी कि आपका जो जिसको आप क्या बोलते, थूक बोलते हैं, या फिर इसको सलाइवा बोल देते हैं। तो ये है क्या? ये बनाया जाता है कि आपके 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड के द्वारा। पैरोटिड यानी कि चिक, सब मैक्सिलर मैंडिबुलर, ऊपर नीचे सब मैक्सिलर मैंडिबुलर हो गया, एंड द सब लिंगुअल बिलो द टंग। 3 कौन कौन से? चिक, सब मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। उसके बाद कौन सा हो गया भाई? ये लोकेशन होगी। आगे बची कौन सी? चिक लोकेशन होगी, टंग वाली, यानी कि लिंगुअल। 3 हो गए।
तो ये जो तीन के तीन जो आपके यहाँ हुए हैं, तो दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, यानी कि बक्कल कैविटी आपका वो ओरल कैविटी, उसके जस्ट आउटसाइड बाहर की तरफ कैविटी सीक्रेट द स्लेवरी जूस। ये क्या सीक्रेट करते हैं? स्लेवरी जूस बक्कल कैविटी के। फिर आते हैं लीवर की बात भाई। अब इनका केमिकल कंपोजिशन आगे पढ़ेंगे, जब केमिकल डाइजेशन देखेंगे तब इनका कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, बॉडी का 1.5 किलो से 1.2 से 1.5 kg तक का ये होता है। ये ना रीजनरेटिव पावर होती है इसके अंदर। मान लीजिए आपका अगर 70% डैमेज भी हो गया ना, तो इसके पास पावर होती है रीजनरेशन की, यानी कि खुद को दोबारा बनाने की। ये एकमात्र ग्लैंड है आपकी बॉडी के अंदर जो कि रीजनरेशन पावर अब तक शो कर रहा है। सॉरी। अडल्ट के अंदर इट इज सिचुएटेड द एब्डोमिनल कैविटी। अब मैं इसकी सिचुएशन आपको बता देता हूँ, ये कहाँ पर क्या लोकेटेड है। ये ना आपको मैंने बताया था 4 पार्ट के अंदर जब डिवाइड किया था, तो इस तरफ आपको स्टमक आ गया था, तो इस तरफ आपका लोकेटेड लीवर, ठीक है, राइट अपर पार्ट। देखो, इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे, जहाँ डायफ्राम है, इसकी 2 लोब होती हैं ऐसे, एक लोब ये होती है और एक लोब ये होती है। एक बिग लोब होती है, एक स्मॉल लोब होती है, यहाँ से कनेक्शन होता है। बताते हैं अच्छे से। तो हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है? हेपेटिक लोब्यूल्स। तो हेपेटिक लोब्यूल्स, और इसके ऊपर एक थिन आउटर कवरिंग भी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ये किसका बना हुआ है? थिन कनेक्टिव टिश्यू का। कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू। वो आपसे कार्टिलेज दे देगा यहाँ पे, यहाँ कार्टिलेज नहीं, यहाँ कनेक्टिव है। तो लीवर के हो गया, हिपैटिक सेल्स के बने हुए होते हैं भाई, हिपैटिक सेल्स। और अरेंजमेंट इनको हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। इसके ऊपर ढक्कन टाइप होता है जिसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। और इसी के क्या करता है? बाइल सीक्रेट द हिपैटिक सेल, यानी कि बाइल जूस बनाता है भैया। पास थ्रो द हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट से होते हुए नीचे की तरफ आता है। और स्टोर होता है, कंसंट्रेटेड होता है थिन मस्क्यूलर सैक, यानी कि एक थैली टाइप होती है, ऐसी झिल्ली सी थैली, बैग, इसके अंदर आता है, स्टोर होता है। यहाँ पे स्टोर होने का क्या मतलब होता है? यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि उसके अंदर पानी निकाला जाएगा। प्लस यहाँ के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज दिखाएगा, यानी कि जब जरूरत होती है तब रिलीज़ किया जाएगा, उसके अलावा रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो गॉल ब्लैडर, इसको क्या बोलते हैं हम? गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्त की थैली। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि जो आपकी डक्ट है, यहाँ से निकलती है एक और डक्ट है और यहाँ पे आके मिलते हैं। तो इस डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। इस सिस्टिक डक्ट को अगर हम हिपैटिक डक्ट के साथ मिला दें तो ये बन जाएगी कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ये याद रखिएगा, अभी इसके अंदर यही बताएगा, आगे देखते हैं। द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए कैसे क्या है। यहाँ आपका कहीं लीवर लोकेटेड है, ये देख लिया हमने भाई। लीवर से डक्ट आई तो इसको कहेंगे डक्ट ऑफ लीवर। जब ये डक्ट ऑफ लीवर एक कॉमन डक्ट में बन जाएंगी तो इसको कहेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट, यानी कि एक कॉमन डक्ट आ गई। फिर ये डक्ट कहाँ लोकेशन आई? यहाँ पर। तो ये सिस्टिक डक्ट या डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर को क्या कहेंगे? सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट से ये जब मिली तो इसको क्या कहेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। हिपैटिक डक्ट ऑफ लीवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट, और ये क्या है? सिस्टिक डक्ट। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सिस्टिक डक्ट कौन सी है। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज सिस्टिक डक्ट अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट के साथ सिस्टिक डक्ट की फॉर्मेशन, तो इसको क्या कहेंगे भाई? सिस्टिक डक्ट। तो ये सिस्टिक डक्ट हो गई, ये आपकी कॉमन हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट बना दी, यहाँ जाके कॉमन बाइल डक्ट बन गई। कॉमन हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट यहाँ आके कॉमन हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट बनेगी। अब पैनक्रियाज बता देता हूँ भाई। पैनक्रियाज लोकेटेड होता है भाई आपके जो सी शेप है ना, ड्यूडेनम सी शेप है, तो इस सी शेप के अंदर ही यहाँ फिट होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इससे भी एक डक्ट आती है जिसको कहते हैं पैनक्रेटिक डक्ट। जब ये पैनक्रेटिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट यानी कि इन दोनों का मिलन होता है तो इस पार्ट को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिपैटो
पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि पैनक्रियाज और हेपेटिक से मिलके। पर जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन डक्ट ऑफ लीवर मिलती है तो उसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। डक्ट ऑफ लीवर से कॉमन हेपेटिक डक्ट बनेगी। चलो मैं आपको सीधे से समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको मैं एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले भाई डक्ट आई, एक डक्ट यहाँ से आई, एक डक्ट यहाँ से आई। ये किसकी डक्ट थी भाई? लीवर की थी। नो डाउट सर, ये दोनों मिल गई तो इसको क्या कहते हैं भाई? कॉमन हो गई। ये कौन सी कॉमन है भाई? लीवर की डक्ट, तो इसको कहेंगे भाई कॉमन। लीवर को क्या बोलते हैं? ये हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक डक्ट। जब ये डक्ट यहाँ से एक डक्ट आ रही थी, यानी कि कौन सी डक्ट थी भाई? सिस्टिक डक्ट थी सर, ये नो डाउट सिस्टिक डक्ट थी। जब ये दोनों डक्ट मिल गई तो इसको हमने क्या कह दिया भाई? कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि बाइल जूस तो वहाँ से आया था ना, जहाँ कंसनट्रेटेड तो यहाँ हुआ भाई वो, तो जूस तो यहाँ से आया, तो कॉमन बाइल डक्ट हो गई। ठीक सर। जब ये कॉमन बाइल डक्ट आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाएगी तो इसको क्या कहेंगे? कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब तो शायद आई थिंक आपको क्लियर हो गया सारा का सारा मैटर क्या है समझकर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो हिपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट। हाँ भाई, द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर फ्रॉम ए ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के थ्रू ओपन होंगी इस ड्यूडेनम पार्ट में, और हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना देंगे। हाँ सर पढ़ लिया। विच इज गार्डेड बाय द स्पिंच, जहाँ पे ना अब एक स्पिंचर आएगा। स्पिंचर, इसको क्या बोलेंगे भाई? स्पिंचर यानी कि आपका ड्यूडेनम प्लस आपका कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट के कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का और है, तो इसको हम पर्टिकुलर इसका नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं ओडी ऑफ स्पिंचर। ओडी ऑफ स्पिंचर, ये नाम के ऊपर है, ODDI, ओडी ऑफ स्पिंचर बोला जाता है इसको, जो कि गार्ड करता है कि भाई कितने देर में कितना अमाउंट जाना चाहिए ड्यूडेनम के अंदर। तो ये आप याद रखिएगा, ये लर्निंग की चीज़ है। स्पिंचर ऑफ ओडी कहाँ लोकेटेड है? द पैनक्रियाज इज ए कंपोज्ड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों। अब ये पूछो सर एक्सो और एंडो क्या होता है? भाई देखो, एक होता है एक्सो, एक होता है एंडो। यानी कि कुछ डक्ट, यानी कि कुछ सीक्रेशंस ऐसी होती हैं जिनको पर्टिकुलरली डक्ट की जरूरत पड़ती है। जिनको डक्ट की जरूरत पड़ती है वो लगभग एंजाइम सीक्रेशन होते हैं, और जिनको भाई डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती तो उनको कहते हैं भाई हार्मोन। तो हार्मोन डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज किए जाते हैं। तो ये है कैसा? तो ये दोनों, अगर ये इंसुलिन, ग्लूकेगोन, ये टाइप्स ऑफ हार्मोन छोड़ रहा है तो ये हार्मोन भी छोड़ रहा है सर, पर इसके साथ साथ ही कुछ एंजाइम्स रिलीज कर रहा है कि जो कि भाई डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? हम कंपोजिट ग्लैंड कर देंगे, यानी कि दोनों का दोनों काम कर रहा है। द ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्ब ऑफ सी शेप ड्यूडेनम, दीज एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। यानी कि एक्सोक्राइन नेचर कैसे शो किया? एक्सोक्राइन नेचर के अंदर क्या है? इसके पास डक्ट है, जबकि एंडोक्राइन नेचर के अंदर इसके पास क्या है? डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज करता है। यहाँ हार्मोन का रोल है, यहाँ एंजाइम का रोल है। याद रखिएगा भाई, कहाँ हार्मोन का और कहाँ एंजाइम का रोल है। एंड कंटेन्स द एंजाइम एंड एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट हार्मोन इंसुलिन ग्लूकेगोन। ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको बताता हूँ कि भाई लीवर है ना, लीवर वो कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करता ना। सॉरी हार्मोन बोल रहा भाई, मेरे से मिस्टेक हो गई। कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता भाई लीवर, कोई भी एंजाइम। वो हमेशा एक जूस सीक्रेट करता है जिससे इसका नेचर अल्कलाइन हो जाए, क्योंकि ऊपर से एसिड आता है। उस एसिड को बैलेंस करने के लिए अल्कलाइन चाहिए, और उस अल्कलाइन के लिए यहाँ पर इस गोल ब्लैडर चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि कुछ की ये रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या वो खाना नहीं खाते? हाँ खाते हैं भाई। तो उनको क्या कहते हैं, मतलब उनको जो डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई आप खाना खाइए, बट आप जो खाना है ना वो स्लो खाइए और स्मॉल अमाउंट में खाइए, स्मॉल अमाउंट में स्लो खाइए, तो ताकि ये नहीं है और यहाँ से डायरेक्ट आ रहे हैं, तो ताकि उसको बैलेंस करने में ईजी रहे, बैलेंसिंग में ईजी रहे। आई होप आपने ये लेक्चर पूरा कंप्लीट अच्छे से सुना होगा।
समझा होगा। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को करते हैं यहाँ कंप्लीट फिनिश, और आगे देखते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। तो अगली क्लास के अंदर हम केमिकली देख लेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके डिजीज़ से पहले पहले या फिर एब्जॉर्प्शन से पहले पहले हम कंप्लीट कर दें। थोड़ा अगला वाला पोर्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है नो डाउट, बट मैं हूँ तो क्या डर है।